हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 की प्रोज का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है अ गर्ल विथ अ बास्केट। मीन्स एक लड़की, विथ मतलब साथ में, ए मतलब एक, बास्केट मतलब टोकरी वाली लड़की या एक लड़की एक टोकरी के साथ में। अ गर्ल विथ अ बास्केट के जो ऑथर हैं वो हैं विलियम सी डगलस। इसके बारे में जान लेते हैं अबाउट द लेसन। अ गर्ल विथ अ बास्केट हैज़ बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस हु केम टू इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1950। विलियम सी डगलस 1950 में भारत के भ्रमण पर आए थे जब देश दो भागों में बट गया था। ठीक। एट दैट टाइम India was full of refugees who were driven away by the communal fanatism of Pakistan। उस समय भारत शरणार्थियों से भरा हुआ था और लाखों शरणार्थी निर्धन और गृह विहीन अपना सब रुपया पैसा घर बार सब कुछ गंवाकर भारत में बसने के लिए पाकिस्तान से आ रहे थे। He had a unique experience at one of the railway station। ठीक, ऐसे शरणार्थियों के बच्चों से किसी रेलवे स्टेशन पर लेखक की भेंट हो जाती है। मैनी रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल, जो बच्चे कुछ छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे थे, लाइक बास्केट टोकरी एंड फैन कुछ पंखे। ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ अ लिटिल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स, एक 9 साल की छोटी बच्ची से वह काफ़ी प्रभावित हुए। दिस ऐसे इज़ द रिकॉलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, तो वह अपने एक्सपीरियंस को इस निबंध के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। तो कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयास। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाय ट्रेन एंड देन बाय कार टू रानीखेत, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6000 फुट राइट्स अपोजिट a 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयास। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल चुका था। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाय ट्रेन एंड देन बाय कार टू रानीखेत, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। बरेली तक मैं रेलगाड़ी से और फिर कार से रानीखेत तक जा रहा था, जो बर्फ़ से ढके हिमालय के सामने 120 मील वाले विस्तार में 6000 फीट ऊंचे पहाड़ी उठान पर स्थित पुरानी अंग्रेजी फौजी की पहाड़ी छावनी थी। द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी की गति धीमी थी, एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और वह प्रत्येक स्टेशन पर रुकती चलती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म। हर बार रुकने पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था और प्लेटफॉर्म पर घूम लेता था। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपल, सिख, मुस्लिम, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्राइस्ट, पोटर, बेगर्स, हॉकर्स। प्लेटफॉर्म लोगों से ठसाठस भरा था, जिसमें सिख थे, हिंदू थे, फौजी थे, व्यापारी थे, पुजारी थे, कुली थे, भिखारी थे और फेरी वाले हॉकर्स थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। लगभग प्रत्येक आदमी नंगे पैर और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मुझे कम से कम 3 लोगों से पहले पूछना पड़ा था, तब मुझे अंग्रेजी बोलने वाला एक व्यक्ति मिल गया। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। उस दिन की खबरों पर आधारित दुनिया के मामलों और हर बड़े प्रकरण पर हम लोगों ने बातें की। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस प्रकार से मैं सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्ट से जनता के विचारों की तुलना करके राष्ट्र के लोगों की नब्ज पहचानने की चेष्टा कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट of India's agricultural areas।
वह रास्ता भारत के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों से होकर था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यह गंगा नदी का ऊपरी मैदान था। 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, जो समुद्र के स्तर से 1000 फीट ऊंचा था लेकिन उष्णकटिबंधीय था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट swollen with flood waters, its overflow inundating thousands of area of rice। वहाँ पर लंबे समय तक खूब गर्मी व खूब बरसात पड़ती थी। भूरी रेत वाली गंगा बाढ़ से उफन रही थी। उसका उफान चावल की हजारों एकड़ की फसल को पानी से भरे हुए था। टू द नॉर्थ बर जंगल ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास। उत्तर की ओर जंगल थे, हायर देन अ मैन हैड एंड अनब्रोकन एक्सपेक्ट फॉर अ ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट, पाइथन्स एंड कोबरास। आदमी के सिर से ऊंची घास का लगातार अति विशाल विस्तार था, जो कहीं कहीं पर वृक्षों के झुंडों के अतिरिक्त कहीं से भी टूटा नहीं था, जो शेरों से, हाथियों से, अजगरों और काले नागों का घर था। एवरीवेयर इल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, बट डोटेड हियर एंड देयर वाज द स्कैट बनियान ट्री और बाय रो ऑफ पैकर ट्रीज shaped like elms and having thick twisted trunks। इसके सिवाय सब जगह सपाट मैदान क्षितिज तक फैला था, लेकिन कहीं कहीं पर इधर उधर पवित्र बरगद का वृक्ष या पाकड़ के वृक्षों की पंक्तियां थी, जिनका आकार एल्म वृक्ष की भांति था तथा जिसके तने मोटे और मुड़े हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम से गर्म नम हवाएं अंदर चली आ रही थीं। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ स्वंग ऑफ ट्रीज ऑफ द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड। बंदर, जिनमें से कुछ बंदरियां तो बच्चों को चिपकाए हुए थीं, जो नीचे की ओर लटक रहे थे, भोजन की तलाश में पेड़ों से स्टेशन पर कूद पड़े। द विलेज बी पास्ट हैड वॉल मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग। जिन गांवों से हम गुजरे उनकी दीवारें पानी तथा गोबर मिली हुई मिट्टी से लिपी हुई थीं। देयर पीक रूफ वर थैच्ड बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रेप्टर्स। उनकी ऊंची नुकीली छतों की ढाल सीटों पर बांस के डंडों पर घास के पुले कसकर बनाए हुए छप्पर थे। दैट डे pumpkin vines that grew over them, over in bloom, trailing street of yellow over the ड्रे वॉल्स। उस दिन उन भद्दी दीवारों पर उगी हुई कद्दू की बेलें फूलों से लदी हुई थीं तथा उन मटमैली दीवारों पर लंबी पीली धारियां बना रही थीं। At one station, my routine of talking with the people was interrupted। किसी एक स्टेशन में लोगों से बात करने का मेरा सिलसिला रुक गया। As soon as I alighted, a group of young children gathered around me। जैसे ही मैं उतरा, छोटे छोटे बच्चों के एक झुंड ने मुझे घेर लिया। They were selling basket। वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वूवन रीड बास्केट विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स। टोकरियों को ऊपर उठाकर जो सब चिल्ला रहे थे, उन्हें तो मैं नहीं समझा, किंतु उनकी इच्छा बिल्कुल इस पर रूप से अभिव्यक्त हो रही थी। दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड आई डिड नॉट नो वट कन्वेइंग अनमिस्टेकली देयर डिजायर। टोकरियों को ऊपर उठाकर वे जो चिल्ला रहे थे या बोल रहे थे, मैं उनकी आवाज़ से उनको समझ पा रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन। वे शरणार्थियों के बालक थे। When partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their root and changed their residence। जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ तो लाखों लोगों ने अपने पुराने घरों को छोड़ दिया
तथा नए खोजे। 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fantasm. धर्मांधता के डर से 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और भारत में आ गए। They were poor people to start with. They were poorer as they began. Their long trek, for all they could carry, was a bit of food and a few belongings. आरंभ में ये लोग गरीब थे। अपनी लंबी पैदल यात्रा पर चलते हुए यह लोग और भी गरीब हो गए, क्योंकि जो कुछ भी वे ला सके वह केवल थोड़ा सा खाना और थोड़ी सी चीज़ें थीं। Soon they were out of food. शीघ्र ही उनका खाना पीना समाप्त हो गया। A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. कुछ दिनों के बाद जब वे चले तो भूख की कमजोरी से सड़क के किनारों पर गिरने लगे और जहाँ वे गिरे वहाँ पर मर गए। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. टोकरियाँ बेचने वाले बच्चे इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियाँ थे। They or their parents or relative had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. वे या उनके माँ बाप रिश्तेदार शहरों में इकट्ठे हो गए थे। छोटी खुली दुकान लगाकर असाधारण वस्तु बनाकर भी लोग पहले से ही बेहद भीड़ भाड़ वाले बाजारों में उन्हें बेचकर अपनी रोजी कमाने की चेष्टा कर रहे थे। They lived in cloth and grass sealed sheds that lined the street. कपड़े या घास के बने छायादार स्थानों में वे लोग रहा करते थे, जिनकी पंक्तियां गलियों में लगी हुई थीं। The peasant among these refugees had been accustomed to little all their life, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. इन शरणार्थियों में से जो किसान थे वे तो थोड़े में ही गुजारा करने के अभ्यस्त थे, क्योंकि एक खेतिहर की वार्षिक आय औसतन $100 से अधिक नहीं होती। The average unskilled laborer make their cent a day or less than $2 a week. एक औसतन दर्जे का अकुशल मजदूर 30 सेंट प्रतिदिन या $2 से कम प्रति सप्ताह कमाता है। There is one meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. यानी एक दिन में एक बार का भोजन जिसमें एक प्याज, रोटी का एक टुकड़ा, दूध के साथ एक कटोरी पर दाल और शायद बकरी के दूध साथ थोड़ा पनीर ही प्राप्त होता है। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट। चाय, कॉफ़ी, घी, तेल, मिठाई या मांस की कोई बात तक नहीं। $100 a year is not $2 a week, yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them. प्रतिवत $100 के हिसाब से एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ते, तो भी जो लोग इन टोकरियों को खरीदने के लिए धन नहीं रखते, उन लोगों को ये टोकरियां बेचकर इतनी छोटी सी रकम कमा लेना भी एक कठिन काम है। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. निसंदेह यही कारण था कि ये छोटे छोटे बच्चे टिड्डियों की भांति मुझ पर टूट पड़े। An American was doubtless the most promising market they had seen. उनके लिए मैं अमेरिका का एक निवासी अब तक देखा गया निसंदेह सबसे बड़ा ग्राहक था। I bought one tiny basket for a few annas. मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आनों में, another fruit basket for a bit more, और दूसरी फलों की टोकरी कुछ अधिक में, a beautiful waste paper basket for a rupee, और रद्दी कागजों से लिए एक सुंदर टोकरी $1 में, a lovely sewing basket for a rupee, और सिलाई का सामान रखने के लिए एक प्यारी सी टोकरी $1 में, a few annas for an anna or 2 piece, एक या दो आने प्रति पंखे के हिसाब से कुछ थोड़े से पंखे खरीदे। My arms were filled and I had not spent 50 cents.
मेरी बाहें भर गईं और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन पास्ट इन शाउटिंग देयर बियर्स। मेरी बाहें अपने अपने सौदों की आवाज़ें लगाते हुए बच्चे आते चले गए। आई वाज अ प्रिजनर। मैं पूरी तरह से घिरा हुआ कैदी बन गया था। कंप्लीटली सराउंडेड, चारों तरफ घिरा हुआ था। अनेबल टू मूव, मैं अब चल भी नहीं पा रहा था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव बेंडर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन द फ्रंट ऑफ मी। सबसे अधिक मेहनती तथा जोर देकर मांस बेचने वाली मेरे ठीक सामने खड़ी हुई एक 9 वर्ष की सुंदर लड़की थी। सी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल। उसके पास हैंडल वाली एक प्यारी सी टोकरी थी। एंड सी वांटेड अ ₹1.50 फॉर इट और अबाउट 30 सेंट। वह उसके लिए ₹1.50 का लगभग 30 सेंट मांगती थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर। उसकी याचना में बड़ी लगन थी। देयर वर टीयर्स इन हर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। सी बीप्ड, सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टर्न्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट। उसने जिन स्वरों में विनती या याचना की, उससे मेरा हृदय द्रवित हो उठा। माई आर्म्स वर फुल। मेरी बाहें भरी हुई थीं। आई हैड नो रूम। मेरे पास अब जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट। दूसरी टोकरी खरीदने के मेरे पास कोई स्थान नहीं था। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैन ऑन माई लेफ्ट आर्म आई रीच्ड into my right coat pocket and got a handful of change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl had imploringly before me. अपनी बाईं बाह पर एक अपनी टोकरियां एवं पंखे साधते हुए मैंने अपने कोट के दाहिनी जेब में हाथ डाला और एक मुट्ठी रेजगार या चिल्लर निकाली। सब मिलाकर शायद 15 सेंट होंगे। आई डिपोजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल इम्प्लोरिंग बिफोर मी। और उसे उस टोकरी में डाल दिया जो वह नन्ही सी बालिका मेरे सामने याचनापूर्ण ढंग से के लिए खड़ी थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बॉय द बास्केट। मैंने समझाना चाहा कि मैं टोकरी तो नहीं खरीद सकता था, किंतु उसके स्थान पर कुछ उपहार दे रहा था। बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूटी एज अ सब्स्टिट्यूट। मैंने तुरंत अनुभव किया कि मैं क्या अपराध कर बैठा। आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन द चाइल्ड ऑफ 9 डिस्ट्रेस्ड इन रेज एंड वन द एज ऑफ स्टारवेशन रेस्ड हर चिन रीच्ड इनटू द बास्केट एंड विथ ऑल द प्राइड ऑफ ग्रेशियसनेस ऑफ अ लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी। 9 वर्ष की इस बालिका ने जो चिथड़ों को पहने हुए थी तथा भुखमरी की कगार पर थी, अपना चेहरा ऊंचा किया, टोकरी में हाथ डाला और एक संभ्रांत महिला के पूरे गर्व और शान के साथ पैसे मुझे वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू। अब मैं केवल एक ही काम कर सकता था। आई बॉट द बास्केट। मैंने उसकी टोकरी खरीद ली। सी बिप्ड हर आई स्माइल्ड एंड हैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म headed for some grass but that would have at least 30 cents that might। उसने अपने आंसू पोंछ डाले, मुस्कुराई तथा घास की किसी झोपड़ी में जाने के लिए प्लेटफॉर्म में तेज़ी से दौड़ती चली गई, जहां पर उस रात उसके पास कम से कम 30 सेंट तो होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर। मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सुनाई। I told him it was one reason I had fallen in love with India। मैंने उन्हें बताया कि यही कारण था कि जिससे मुझे भारतवर्ष से प्रेम हो गया था। The people I saw in India, जो लोग मैंने भारत में देखे, those in the village as well as those in high office have both pride and lively sense of decency and citizenship। उनमें चाहे वे गांव में हों या चाहे ऊंचे पदों पर हों, गर्व तथा सद्व्यवहार और नागरिकता के प्रति एक जीवंत भावना दोनों का समावेश पाया। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वायर एंड पॉवर्टी अंडर एजुकेटेड इन द बोथ ग्रामर एंड मैनर्स हैड गिवन मी
ग्लिम्स ऑफ द वार्म एंड सोल ऑफ इंडिया। यह सुंदर बालिका जो गंदे स्थान तथा निर्धनता में पैदा हुई, जो व्याकरण तथा सद्व्यवहार दोनों में अशिक्षित थी, मुझे भारत की जीवन आत्मा की एक झलक दिखा गई। तो स्टूडेंट, चैप्टर आपका फिनिश हो गया। आपको यह चैप्टर समझ में आ गया, कैसा लगा तो आप ज़रूर बताएं, और इस चैप्टर में आपको क्या अच्छा लगा वो है कमेंट करके बताएं। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटी है उसको दबा दें, और ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नए वीडियो आपके पास पहुंच सकें। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।